दस्तयाब किया गया। उधर जयपुर में फेमस सुपरमार्केट चेन डी मार्केट में नकली घी बेचा जा रहा है। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से कार्रवाई की गई। टीम ने डीमार्ट स्टोर के गोदाम से सरस और प्रो वैदिक ब्रांड के नकली घी के पैकेट बरामद किए। घी के ये पैकेट स्टोर में बेचने के लिए रखे गए थे। काफी पैकेट पहले ही बेचे जा चुके थे। टीम ने सरस का 40 लीटर और प्रो वैदिक ब्रांड का 450 लीटर घी जब्त किया है। नकली घी बरामद होने के बाद डिपार्टमेंट ने एक दूसरी टीम पर कार्रवाई करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर के ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई की। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि हमें एक व्यक्ति ने डीमार्ट में बिकने वाले ब्रांड प्रो वैदिक घी में मिलावट होने की शिकायत दी थी। इस पर टीम ने मालवीय नगर में एपेक्स सर्किल के पास स्थित स्टोर पर छापा मारा। प्रो वैदिक घी के सैंपल लैब में भिजवा दिए गए हैं। मार्ट पर प्रो वैदिक घी की गड़बड़ी की खबर पर टीम गई थी। बाद में जांच भी कराया गया तो प्रो वैदिक घी फेल गया। उसमें लगभग 400 लीटर तो वो सीज किया गया है और ये हरियाणा से डीमार्ट के द्वारा मंगाया जा रहा था। अचानक नज़र पड़ी सरस के घी के डब्बों पर, तो एक ही बैच के एक ही सीरीज़ के बहुत सारी पैकिंग वहाँ मिली। इस पर शक होने पर सरस डेयरी के क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर और एगमार्क एनालिस्ट को बुलाया गया। उन्होंने देखते ही कहा कि ये फर्जी है क्योंकि इस नंबर का घी उनके यहाँ सरस के प्लांट में नहीं बनाया गया है। और रुक करेंगे अगली खबर का। किसान नेताओं को पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हैं। दरअसल श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंग कैनाल में किसानों के द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान पानी की चोरी पकड़ी गई, तो इन किसानों को सीमा पार पाकिस्तान से धमकियां मिलने लगी। फिलहाल किसानों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी है। ये धमकी पाकिस्तान से फोन पर गंग नहर प्रोजेक्ट चेयरमैन हरविंदर गिल और अन्य किसान नेताओं को दी गई है। तो पाकिस्तान से ये धमकी मिली है। बदमाशों ने हरविंदर गिल को कहा है कि आपको बच्चों की पूरी डिटेल हमारे पास है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की धमकियों के बाद पंजाब में पानी चोरी करने वाले किसानों के पाकिस्तान से जुड़े होने की भी आशंका जताई जा रही है। तो पाकिस्तान से धमकियां मिली हैं। किसानों को कहा गया है कि आपके बच्चों तक का डिटेल हमारे पास है। ऐसे में साफ तौर पर धमकी देने की कोशिश की वो इस पूरे मामले पर चुप बैठे। और ऐसे में ये भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कुछ लोग श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से जुड़े मौजूद हैं, जिसे लेकर डिटेल्स किसानों की पाकिस्तान पहुंचाई गई है। आ वेख रहे तेरी सारी रिपोर्ट साडे कोल है, तेरे घर दा एड्रैस साडे कोल है। जे तू आना लैन दे ठीक है, नहीं तो सानू पता तेरे बाद स्कूल किन्ने बजे जाता है। ये गल रेंज रख ते अपना नुकसान तो करवाना है। साडी मां दी दे दे गल चंगी, तेनू पता को नहीं लगना कि ना होना की। से नहीं, पाकिस्तान लाहौर से कसूर से धमकी भरे फोन आने लगे, जिसमें मेरे बच्चों की फोटो लगाकर, मेरे घर के लोकेशन की फोटो लगाकर ये कहा गया कि आपके हमें पता है कि बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कब जाते हैं, आपके परिवार में कौन कौन हो, आप कहाँ पर जाते हो। तो सबको नुकसान पहुंचाने के लिए धमकियां दी गई। तो पिछले 2 साल से हम नहरी तंत्र के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमने करीबन 400-450 पानी की चोरियां पकड़ी हैं। राजस्थान के किसान अपने स्तर पर पानी चोरी पकड़ने जाते हैं तो उस वक्त राजस्थान के किसानों को धमकियां दी जाती हैं, और धमकियां भी इंटरनेशनल आती हैं, पाकिस्तान की तरफ से आती हैं। खबर अजमेर से है, जहां पर कचहरी रोड पर एलिवेटेड निर्माण कार्य के साथ ही सड़क को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते इंडिया मोटर सर्किल चौराहे पर सालों से बनी गुमटियों को हटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान गुमटी संचालकों में हड़कंप मच गया और उनमें इस कार्रवाई को लेकर खासी नाराजगी देखी गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार कम करने और भ्रष्ट कार्मिकों को सलाखों के पीछे पहुंचाने को लेकर जीरो टॉलरेंस का दावा कर रही है। वहीं राजस्थान में अफसरशाही अभी भी
जारी है। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से दूर अपने महकमे में रिश्वत लेते पकड़े गए भ्रष्ट कार्मिकों को बचाने में अफसरशाह लगे हैं। ये हम नहीं बल्कि एसीबी के आंकड़े कह रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश के सरकारी महकमों में पनप रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एसीबी तरह तरह के जतन कर रही है। सोशल मीडिया से लेकर आमजन के बीच जाकर भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए आमजन से संपर्क कर घूसखोरों को पकड़वाने के लिए जागरूक कर रही है, जिसके लिए एसीबी ने डायल 1064 और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिनमें रोजाना करीब 50 से ज्यादा शिकायतें आती हैं और सही शिकायतों पर कार्रवाई कर एसीबी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देती है। लेकिन सरकार की छवि पर कालिक पोतने वाले ऐसे रिश्वतखोरों का चेहरा बेनकाब होने के बावजूद अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने से खुद एसीबी भी परेशान है। रिश्वतखोरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृतियां जारी नहीं कर कई विभाग अपने ही अधिकारियों को बचाने में जुटे हैं। अभियोजन स्वीकृति को लेकर 455 से ज्यादा घूसखोरी के मामलों की फाइलें लंबित हैं। इनमें पंचायत राज विभाग में 95 मामले लंबित हैं। यूडीएच विभाग में 87 मामले लंबित हैं। कार्मिक विभाग में 72 मामले, राजस्व विभाग में 36 मामले लंबित हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग में 22 मामले, ऊर्जा विभाग में 14, चिकित्सा और एग्रीकल्चर विभाग में 13 मामले लंबित हैं। शिक्षा विभाग में 7 मामले लंबित हैं। एसीबी के ये आंकड़े महज बानगी है। ये वो विभाग है जहां सबसे ज्यादा घूसखोर कार्मिकों और अफसरों की अभियान स्वीकृति की फाइलें लंबित हैं। इसके अलावा आबकारी, पशुपालन, सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग सहित कई अन्य विभागों में भी कार्मिकों के कई प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति की फाइलें पेंडिंग पड़ी है। एसीबी को इन फाइलों पर संबंधित विभागों से अप्रूवल का इंतजार है। वहीं घूसखोरी से जुड़े लोक सेवक रिश्वत कांड में अपने विभाग की किरकिरी करवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संबंधित विभाग एसीबी ट्रैप में आने वाले भ्रष्ट अफसरों और कार्मिकों पर मेहरबान नजर आ रहा है। कई मामले तो ऐसे भी हैं जिनमें विभाग ने स्वीकृति ही नहीं देकर कर्मचारी को क्लीन चिट दे दी। इससे घूसखोरी कांड की ये गुनहगार सजा से दूर हैं। इसमें घूसखोरी से जुड़े ऐसे प्रकरण भी हैं जो पिछले 10 से 12 साल से जंग खा रहे हैं। हालांकि प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से कोई कमी नहीं है। ताबड़तोड़ कार्रवाई से घूसखोर अफसर और कार्मिक डरे हुए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने में आगे बढ़े, लेकिन सरकारी विभागों की मेहरबानी के चलते भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी मौज कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि इन विभागों में नकेल कसे जाए और सरकार का पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन हो। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। सूबे की सरकार अत्याधुनिक उपकरणों के साथ मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि आईपीडी टावर के मूल स्वरूप में कोई बदलाव न करके उसकी खामियों को दूर करने में जुटे चिकित्सा मंत्री ने नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। देश की सबसे ऊंची मेडिकल इमारत का नामकरण हो गया है। आईपीडी टावर अब आयुष्मान टावर कहलाएगा।
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर फैसला लिया गया। आगे के लिए जो रेफरेंस है वो हम बोलेंगे आयुष्मान टावर। आईपीटी नाम हटा दिया, आयुष्मान टावर है क्योंकि ये हेल्थ से कनेक्टेड है। आईपीडी टावर के मूल स्वरूप में कोई बदलाव न करके उसकी खामियों को दूर करने में जुटे चिकित्सा मंत्री ने नए प्लान पर काम शुरू कर दिया है। एक और जहां पार्किंग की असुविधा को देखते हुए 1800 गाड़ियों की पार्किंग पर काम शुरू किया जाएगा, तो वहीं आईपीडी टावर को एसएमएस से जोड़ने के लिए स्काई वे बनाने की भी मंशा है। जो भी खामी है पिछली सरकार इस प्रोजेक्ट में जो उन्होंने प्लान नहीं किया था वो हमने प्लान किया है। इसके अंदर ये तय किया गया कि 24 मंजिल बनेगा। ये तय किया गया कि जो प्रमुख जो बिल्डिंग्स हैं एसएमएस की उसके अंदर हम स्काई वॉक बनाएंगे। बिल्डिंग के निर्माण और पार्किंग के लिए जेडीए ने 150 करोड़ रुपयों की और जरूरत जताई है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अतिरिक्त बजट के लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी को खत लिखा जा रहा है। मंगलवार या बुधवार को हम जेडीए के साथ मीटिंग करेंगे। आज जो पत्र है वो दिया कुमारी जी फाइनेंस मिनिस्टर को भी भेजेंगे और जेडी भी उनको लिखेंगे कि भाई हमारे जो 150 करोड़ जो है उसको तुरंत वो रिलीज किया जाए। देश की सबसे ऊंची मेडिकल इमारत अपने आप में एक यूनिक बिल्डिंग के रूप में तैयार हो रही है। देश में अब तक इस तरह की एक भी मेडिकल इमारत नहीं है। आयुष्मान टावर के तैयार होने के बाद अत्याधुनिक उपकरणों के साथ मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसीलिए राज्य सरकार ने इसके काम को पूरा होने के लिए अगले साल अगस्त तक की डेडलाइन तैयार की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। आमिर खान के बेटे की नई फिल्म महाराजा को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के डायरेक्शन में बनी फिल्म पर आरोप है कि इसे वैदिक सनातन हिंदू धर्म को भटकाने और हिंदू धर्म गुरुओं को खलनायक के रूप में चित्रित करने की मानसिकता से बनाई गई है। देखिए रिपोर्ट। महाराज पर देश भर में महाभारत, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन। नेटफ्लिक्स पर 14 जून को होनी थी रिलीज। आमिर खान के बेटे की पहली फिल्म महाराजा 14 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होनी थी, लेकिन रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई। फिल्म पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि फिल्म में भगवान कृष्ण के खिलाफ निंदनीय बातें कही गई हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा रखी है। हालांकि इस बीच विरोध के सुर बुलंद हैं। फिल्म का विरोध राजसमंद में भी देखने को मिला, जहां जिला मुख्यालय पुष्टि मार्ग तृतीय पीठ प्रन्यास द्वारिकाधीश मंदिर का गोस्वामी परिवार सड़क पर उतरा और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। 1862 का ये केस है जिसके ऊपर से फिल्म बनी हुई है, जिसमें पुष्टि मार्ग और सनातन हिंदू धर्म पे आघात किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो मंगल पांडे भी ब्रिटिशों के हिसाब से वो भी बागी थे, वो भी गलत थे, परंतु हम सभी जानते हैं कि मंगल पांडे ने भी जो 1857 में सिपाही म्यूटिनी जो हुआ वो कितना ज़रूरी था। इसी प्रकार से ब्रिटिशरों ने हमेशा से यही चाहा है कि भारत को उनके धर्म के नाम पे खंडित किया जाए और फिर उस पर शासन किया जाए। फिल्म 1862 के महाराज मानहानि केस पर बेस्ड बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मानहानि मामले में हिंदू महाराज ने पत्रकार और समाज सुधारक करसन दास पर मानहानि का केस दर्ज किया था। आरोप है कि 150 साल पहले एक कोर्ट केस पर आधारित ये फिल्म है, जब अंग्रेजों का शासन था और वो हिंदू समाज को तोड़ना चाहते थे, और आज 150 साल बाद इस केस के जरिए हिंदू धर्म को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। जो बॉलीवुड है वो बार बार हमारे हिंदू सनातन धर्म पे इस तरह से आक्षेप लगाती है, उसका मैं घोर रूप से खंडन करता हूँ, उसका मैं विरोध करता हूँ।
और इसी श्रृंखला में गुजरात में करीब 750 FIR भी हुई हैं। कलेक्टरों को भी दिया हुआ है ज्ञापन। बहरहाल फिल्म पर विवादों का साया, इसे रिलीज न करने की मांग देश के अलग अलग हिस्सों से उठ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में फिल्म रिलीज होती है या फिर विवादित हिस्सों को हटाया जाता है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अल्केश सनाठे की रिपोर्ट। उधर राजेंद्र मिर्धा अपहरण कांड का भंडाफोड़ करने वाले हनुमान शर्मा को अब भी इनाम का इंतजार है। अपहरणकर्ताओं के छिपे होने की पुलिस को पुख्ता सूचना देकर राजेंद्र मिर्धा को आतंकियों के चंगुल से आजाद कराने में हनुमान ने अहम भूमिका निभाई थी। सरकार ने हनुमान को 2.5 बीघा जमीन इनाम देने का ऐलान भी किया, मगर उस जमीन के लिए हनुमान अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देखिए बाबूलाल धायल की स्पेशल रिपोर्ट। आपकी निगाहें चौकस हों तो आप बड़ी से बड़ी अनहोनी को टाल सकते हैं, किसी बेकसूर की जान बचा सकते हैं। इसकी बानगी है ये शख्स जिसका नाम ही हनुमान है। इसने वो कारनामा कर दिखाया था जिसके लिए राजस्थान की पुलिस के हाथ पांव फूले हुए थे। 1995 में खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के चीफ देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को जेल से मुक्त करवाने के लिए उस वक्त के दिग्गज कांग्रेस के नेता राम निवास मिर्धा के बेटे राजेंद्र मिर्धा का अपहरण किया था। तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार के लिए राजेंद्र मिर्धा के अपहरण की गुत्थी सुलझा पाना गले की फांस बन चुका था। ऐसे में एक दूध वाला हनुमान बनकर आया। दूध बेचते बेचते उसने आतंकवादियों के उस ठिकाने का पता लगा डाला जहां पर राजेंद्र मिर्धा को आतंकियों ने बंधक बना रखा था। हनुमान के मुखबिरी पर पुलिस ने इलाके को घेर लिया। पुलिस और आतंकियों के बीच हुई झड़प में एक आतंकी नवनीत सिंह कादियान मारा गया। पुलिस ने राजेंद्र मिर्धा को सकुशल मुक्त करवा लिया। सरकार ने खुश होकर हनुमान को 2.5 बीघा जमीन इनाम में देने का ऐलान किया, मगर जमीन आज तक नहीं मिली। 13 साल से सरकार द्वारा सारा लेटर दे दिया, लेकिन उस जमीन में मुझे आज तक जमीन नहीं दी। पट्टा जारी JDA कहती रिश्वत दो। इस घटना को 28 साल से अधिक गुजर गए। शुरू के कुछ साल हनुमान के आगे पीछे पुलिस का पहरा चलता, पर वक्त के साथ न तो अब पुलिस की सुरक्षा रही और न ही इनाम में दी गई 2.5 बीघा जमीन के मिलने का रास्ता साफ हुआ। हनुमान अब दर दर की ठोकरें खा रहा है। कई बार गहलोत साहब से मिल लिया, कई बार सचिव साहब से मिल लिया, JDC से रोज मिलता हूँ साहब, कोई सुनाई नहीं हो रही है। कुछ भी नहीं मिला। अब अन्याय हुआ। पहले तो मेरे पास 4-5 गार्ड पुलिस के लगा दिए और अब आज कुछ धनीधोरी नहीं है। जो इनाम में जो ज़मीन दी थी वो भी नहीं मिली मेरे को। जो प्लॉट अलॉटमेंट का सरकार ने जो दिया था आज हमने लिया है और हम उनका पूरा सहयोग करके जो सरकार ने उस समय उनसे के साथ में कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट को सरकार पूरा करे, इसके लिए जल्दी से जल्दी उनका सहयोग करके उनको ये काम पूरा कराएंगे। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि उसे न्यूनतम दर पर कुछ भूमि का आवंटन हुआ था, पट्टा जारी हुआ था। उसके बाद अगर उसके साथ किसी प्रकार का कोई दूसरा कोई प्रकरण आया होगा तो पूरे प्रकरण की जांच करवाकर उसके हितों की रक्षा की जाएगी। इस हाई प्रोफाइल केस में एक दिन वो था जब हनुमान सबकी आंख का तारा था। अब वो JDA से लेकर सरकार तक के अधिकारियों की आंख की किरकिरी। उसे बस आश्वासन मिलते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के, जल्द जमीन मिलने के। उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी है। सरकारी घोषणाएं कागजों में दफन होकर किस तरह लाल फीताशाही का शिकार हो जाती है, हनुमान का प्रकरण इसका जीता जागता उदाहरण है। राजेंद्र मिर्धा अपहरण कांड के बाद सूबे में 6 सरकारें बदल गई, मगर आज भी हनुमान को उसके इनाम का इंतजार है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में कौन साधारण आदमी अपनी जान को जोखिम में डालकर इंटेलिजेंस इनपुट देने की हिमाकत करेगा जब सरकार का रवैया ही ऐसा हो। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आदि योगी ग्रुप ने अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत योग के साथ साथ पेड़ों को बचाने का संदेश भी दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट।
आदि योगी ग्रुप, जो पेड़ों के साथ योग कर रहे हैं। योग दिवस के मौके पर आदि योगी ग्रुप ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को योग से जोड़ने और पेड़ों को उगाने का प्रण लिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार योगाभ्यास करने वाले ये युवा अलग अलग जगह पेड़ों पर जाकर योग करते हैं और आमजन को पेड़ बचाने और पर्यावरण को संतुलित रखने का संदेश देते हैं। योग दिवस जो मनाया जा रहा है 10वां, योग के साथ साथ पर्यावरण और पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पेड़ नहीं होंगे तो योग का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो योग के साथ साथ पर्यावरण को बचाने और जो हमारे जितने वृक्ष हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ रहा है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, तो हजारों साल पुराने, 100 साल पुराने, बहुत से पुराने मेवाड़ के वृक्ष भी बहुत सारे कट गए हैं, जिससे कि गर्मी का प्रकोप बढ़ा है। कि मैंने देखा है पिछले दशकों से इस बार गर्मी का प्रकोप सभी ज्यादा है। उसका कारण ये कि पेड़ों की कटाई। तो योग प्राण का बहुत ही अत्यधिक महत्व है कि पर्यावरण है तो भी योग कारगर सिद्ध है। भयंकर गर्मी ने इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे में पर्यावरणविदों का मानना है कि पेड़ों की कटाई के चलते ऐसा हो रहा है। ऐसे में युवाओं को योग के साथ पेड़ों को उगाने की तरफ भी कदम बढ़ाना होगा और उम्र भर उनका देखभाल भी करना होगा। आदि योगी ग्रुप के सदस्यों ने अगले 1 वर्ष तक पेड़ बचाने, पेड़ लगाने और योग से लोगों को जोड़ने का संकल्प लिया है। पेड़ों के पास में योग करने से हमारे शरीर की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है हमारे शरीर के अंदर। उसके बाद क्या है, हमें सीधा पेड़ों से ऑक्सीजन मिल जाती है और एक शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। जैसे अपन सिटी और एरिया में रहते हैं जहाँ वायु मतलब प्रदूषण बहुत फैला हुआ होता है, तो ऑक्सीजन लेने में कुछ न किसी तरह की डिजीज होने लग जाती है। तो पेड़ों के पास में आकर हमने मतलब 2 या 3 मंथ हो गए रेगुलर हम पेड़ों के साथ में योग कर रहे हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा, एक नई चेतना का संचार हो रहा है। योग दिवस के मौके पर योग करने वाले लोगों को ये संकल्प भी दिलाया जा रहा है कि वो कम से कम 1 पेड़ ऐसा लगाएंगे जिसकी वो जीवन भर रक्षा करेंगे। यदि इस मिशन में आदि योगी ग्रुप सफल हो जाता है तो करोड़ों की तादाद में पौधारोपण होगा और पर्यावरण संरक्षण की ओर अहम कदम बढ़ेगा। आप जैसे देख रहे हैं कि इस साल कितनी गर्मी पड़ी, अपना टेम्परेचर 50 डिग्री ऊपर चला गया था, और तो उस कारण हमको बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। अगर जिंदगी में ज्यादा नहीं तो 1 पेड़ तो एक इंसान लग ही सकता है, जिंदगी पर उसकी देखभाल कर सकता है। अगर हम देखेंगे तो हर एक वृक्ष अपने में एक योग करता हुआ दिखेगा। अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग आकृति में योग करता हुआ दिखता है। स्वच्छ वातावरण और हरे भरे पेड़ों के नीचे योग करने से इसके फायदे भी बढ़ जाते हैं और यही बात आदि योगी ग्रुप योग दिवस के मौके पर लोगों को समझाने की कोशिश करेगा। यही नहीं, ये ग्रुप खुद भी पौधारोपण कार्यक्रम चलाएगा। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। नीट केस में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया।